जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ लिया है इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लोग क्या कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है, कैसे हम लोग इजीली डिसाइड कर सकते हैं। एक डेरिवेटिव की एक प्रोसेस है, उससे हम कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये हम लोग चेक कर सकते हैं। तो क्या चेक है, मतलब क्या वो कंडीशन है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये फंक्शन दिख रहा है आपको ये, और ये देखा जाए तो कैसा है कि इंक्रीजिंग है ना। हर एक वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो कंडीशन क्या होगी अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। समझो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया। डेरिवेटिव क्यों निकालना है ये भी मैं बोल देता हूँ। ठीक है, और डेरिवेटिव से क्यों हम लोग बोल रहे हैं वो भी मैं बोल देता हूँ। ठीक है, अगर ये इक्वेशन इसका कितना है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, इस कर्व का इक्वेशन y इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो अच्छा, सबसे पहले तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये कंडीशन तो तुम्हारे पास है क्या, कि अगर समझो x1 और x2 ये दो वेरिएबल की बात कर रहे हो, और अगर x2 की वैल्यू x1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो अगर कोई फंक्शन एफ जो है इंक्रीजिंग अगर है, तो उसका जो वेरिएबल का रिलेशन अगर तुमको मालूम है तो फंक्शनल रिलेशन क्या होगा इसका, जो वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे फंक्शनल वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। समझ में आ रही बात आपको। इफ़ x1 लेस देन x2 अगर ऐसा होता है तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू भी लेस देन होगी एफ ऑफ x2 से। ये बात समझ में आ रही कि आपको ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तब जाके फंक्शन क्या होता है कि इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर इक्वल आ जाएगा तो क्या होगा, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं इसको, या फिर सिर्फ इंक्रीजिंग। और अगर यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाता है। ठीक है, ये शायद हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये कंडीशन हम लोग बार बार यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दो वेरिएबल ले लेना है, फिर दो वेरिएबल के बीच में पहले रिलेशन लेके आना है, और ये करना उतना ईजी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ कि एक डेरिवेटिव की कंडीशन हम लोग बनाएंगे और उधर से हम लोग आसानी से ये फंक्शन इंक्रीजिंग या नहीं है ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव वाली मेथड क्या है वो समझने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा कि ये डी वाई बाई डी एक्स किसी फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकाल लेते हैं उसका ज्योमेट्रिकल या फिर इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं ग्राफ के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये मतलब क्या आता है, ये आता है, ये पैटर्न आता है किसका, ये स्लोप का पैटर्न आता है ना, ये टेंजेंट के स्लोप का पैटर्न आ जाता है इसके ऊपर, बराबर ना। समझ में आ रही बात आपको, मतलब इस कर्व के ऊपर मतलब डी वाई बाई डी निकाल दिया और इस कर्व के ऊपर का कोई भी पॉइंट रख दिया पी, तो क्या होगा, ये पी के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप आएगा। ये तो आपको, ये तो मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट वाली क्लास में तो हमने यही पढ़ लिया है कि टेंजेंट नॉर्मली पढ़ लिया था, उसमें भी हमने डिफ्रेंशिएट किया था और कर्व के ऊपर का पॉइंट रख दिया था, और हमने बोला था कि वो जो वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एट पी, ये होता है टेंजेंट का स्लोप एट पी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, मतलब डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली है क्या कि ये टेंजेंट के स्लोप का पैटर्न है उस कर्व के लिए, बराबर है, यहाँ तक सही है। तो इसका मतलब अगर मैंने इस वाले कर्व में अगर ये कर्व अगर कोई इंक्रीजिंग है, अच्छा, और एक चीज़ ये भी तुम ध्यान दे दो पहले, अगर कोई मतलब ये स्लोप अगर क्या होता है कि स्लोप देखो, ये अगर क्या है, ये एम के बराबर है, तो एम की वैल्यू देखो क्या क्या हो सकती है। एम की वैल्यू एक तो ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, एक केस हो सकती है, या फिर एम की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो हो सकती है, या फिर एम की वैल्यू कितना हो सकती है, लेस देन जीरो हो सकती है, बराबर। एम ग्रेटर देन जीरो, एम की वैल्यू जीरो के बराबर हो सकती है, या फिर एम की वैल्यू लेस देन जीरो हो सकती है। ये तीन केसेस पॉसिबल है, सही है, ये तीन केसेस पॉसिबल है। ठीक है, अब एम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होगा कि जो एंगल बनेगा, स्लोप तक स्लोप कैसा होता है ये भी आपको मालूम होगा। स्लोप कैसा होगा, एम इक्वल होता है टैन थीटा, और थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन बोलते हैं ना इसको, और इंक्लिनेशन का मतलब कितना होता है, एक्स एक्सिस और उस कर्व के मतलब उस टेंजेंट के उस लाइन के बीच का एंगल ना, मतलब टेन थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा कौन सा होना चाहिए, अगर ये लाइन है तुम्हारी तो ये एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग इसका इंक्लिनेशन, और इसकी टैन वैल्यू क्या होती है, इसका स्लोप होता है। सही है, अगर तुम्हारा स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब तुम्हारा ये जो थीटा होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक बीच में होना चाहिए, ये होना चाहिए जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, तुम्हारा जो स्लोप है मतलब टैन थीटा की वैल्यू कितना आएगी, पॉजिटिव आएगी, स्लोप पॉजिटिव आएगी। सही है, मतलब थीटा होना चाहिए एक्यूट एंगल, बराबर है क्या, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा टेंजेंट वो मतलब वो लाइन क्या बनना चाहिए, वो होना चाहिए एक्यूट एंगल बनाना चाहिए। जब एम की वैल्यू जीरो होगी तो थीटा कितना होना चाहिए बोलो, थीटा हो जाएगा जीरो, बराबर है।
थीटा की वैल्यू अगर जीरो होती है तो जाके इसका स्लोप जीरो होगा ना, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात चल रही है। और जब एम की वैल्यू लेस देन जीरो मतलब थीटा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए पाई/2 से ज़्यादा और पाई से कम, सही है, पाई/2 से ज़्यादा और पाई से कम, पाई/2 से ज़्यादा और पाई से कम, ठीक है, तो ये होना चाहिए थीटा, बराबर, तब जाके क्या होगा ये। ओके, तो ये बात समझ में आ रही है आपको। थीटा जब पाई/2 से लेकर पाई के बीच में होगा तो स्लोप जो होगा उसका लेस देन जीरो आएगा, और थीटा जब पाई जीरो से लेकर पाई/2 के बीच में होगा तो स्लोप होगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये सीधा सीधा dy/dx की बात चल रही है। अगर थीटा तुम्हारा कितना होगा, इस केस में होगा जीरो से लेकर पाई/2 के बीच में होगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव, बराबर ना। और अगर थीटा कितना पाई/2 से पाई के बीच में होगा मतलब स्लोप नेगेटिव, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और ये क्या है वैसे, ये इसका मतलब कितना आएगा, इसका जो dy/dx क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, मतलब टेंजेंट का जो स्लोप है लेस देन जीरो आएगा जब टेंजेंट का जो एंगल है एक्स एक्स साथ पाई/2 से लेकर पाई के बीच में होगा। टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू मतलब dy/dx एट p ये ग्रेटर देन जीरो आएगा अगर वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, एक्यूट एंगल बनाता है, मतलब जीरो से लेकर पाई/2 के बीच में बनाता है, तो सही है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो तुम क्या करो कि तुमने इसका dy/dx निकाल दिया। अब dy/dx निकाल दिया मतलब dy/dx क्या है, dy/dx तो ये टेंजेंट का स्लोप है, ये क्या है, ये टेंजेंट का स्लोप का पैटर्न है, बराबर ना। तो अगर ये टेंजेंट का स्लोप है तो इसका मतलब आप चेक करो इसकी टेंजेंट कैसे है। देखो पहली केस में तो ये होगा तुम्हारा टेंजेंट, ठीक है, या फिर यहाँ पे तो ये टेंजेंट हो सकता है, या फिर ये टेंजेंट होगा। तो कहीं पे भी अगर तुम टेंजेंट निकाल रहे हो और चेक कर रहे हो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल, कितना एंगल आ रहा है, देखो ये एंगल बना इतना, इसका ये एंगल बना इतना, इसका ये एंगल बना इतना, इसका ये एंगल बना, ठीक है। और हर एक एंगल जो है, हर एक एंगल जो है दिखाई दे रहा होगा कि ये एक्यूट एंगल ही बन रहा है, बराबर। ये कैसा बन रहा है, एक्यूट एंगल, क्योंकि वर्टिकल लाइन का 90 डिग्री होगा। अगर एब्ट्यूस एंगल बनता तो ऐसी लाइन बन जाती है ना, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा टेंजेंट बनना चाहिए था, ऐसा कोई टेंजेंट बनना चाहिए था, ऐसा तो टेंजेंट इस कर्व था ही नहीं, बराबर है क्या। तो फिर से एक बार ये मैं बहुत ज़्यादा निकाल दिया हूँ, तो एक 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 को देख लो, किसी भी एक टेंजेंट को ना, किसी भी कौन सी भी टेंजेंट, देखो ये टेंजेंट है तुम्हारा, इस टेंजेंट का एक्स एक्स साथ एंगल कितना है, इतना है, बराबर ना, ये तुम्हारा थीटा है। कौन सा भी दूसरा टेंजेंट बना लो, ये अगर टेंजेंट बनाना है समझो, इस वाले ये यहाँ का एक टेंजेंट ऐसा बना दिया, तो अब इसका जो एंगल है एक्स एक्स साथ ये भी कितना हो रहा है, ये भी तो पाई/2 से कम ही है। तो कहीं पे भी अगर तुम क्या निकाल रहे हो, टेंजेंट निकाल रहे हो और उसका एक्स एक्सिस साथ एंगल ले रहे हो, तो ये कैसा हो रहा है, ये हमेशा 90 डिग्री से कम ही आएगा। मतलब क्या है कि ये एक्विट एंगल बन रहा है, बराबर ना, ये एक्विट एंगल बन रहा है विथ एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक्यूट एंगल होता है तो इसका मतलब ये जो इसका टैन वैल्यू होगा, इसका जो टैन वैल्यू होगा ये क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा, और ये कितना आना चाहिए, ये आ जाना चाहिए पॉजिटिव। और ये किसका, इसका स्लोप अगर पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है इसका स्लोप कैसे मिलेगा, टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलने वाला है, dy/dx से मिलने वाला है। तो dy/dx इस कर्व के लिए कहीं पे भी तुम निकालोगे, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इसका जो dy/dx के लिए कितना आ जाएगी, हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो आएगी, बराबर है क्या। तो कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये पहली बात। अच्छा, क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो सकता है क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो सकता है क्या, वो बात तो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले और एक और केस, मतलब सिर्फ नॉन डिक्रीजिंग वाला ग्राफ देख लेते हैं। देखो नॉन डिक्रीजिंग वाला ग्राफ कैसे होगा, ऐसा इंक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट फिर बाद में इंक्रीज करेगा ऐसे, ठीक है। ये कैसा ग्राफ है, ये सिर्फ इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये किस टाइप का ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, या फिर इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये नॉन डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है, बराबर। ये कैसा है, नॉन डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है, ठीक है। तो अब इस वाले में डेरिवेटिव का बिहेवियर कैसा रहेगा, देखो यहाँ पे कोई भी टेंजेंट निकाला तुमने, इसका जो एंगल बनेगा एक्स एक्स वो तो कैसा है, पाई/2 से कम ही आएगा। यहाँ पे भी देखो ये भी पाई/2 से कम है, लेकिन जब इतने पोर्शन के लिए तुम जब क्या करोगे, टेंजेंट निकालने की कोशिश करोगे, तो इतने पोर्शन के लिए जो तुम्हारा जो टेंजेंट का वैल्यू आएगा वो जीरो ही आएगा, मतलब टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो यहाँ पे इस वाली जगह पे जो टेंजेंट आएगा वो यही लाइन आएगा, इस जगह पे जो आएगा वो कैसा आएगा, ऐसा ही कोई लाइन आएगा, फिर यहाँ पे निकालो, मतलब इस वाले जगह से लेकर इस वाले जगह तक तुम्हारा जो टेंजेंट जो बनेगा वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल ही है,
और उसका स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा। दोबारा जैसे इस पॉइंट के आगे जाते हैं तो कैसा होगा कि यहाँ पे देखो फिर से एक टेंजेंट आ गया और ये कैसा है, इसका भी एंगल कितना आ गया, इसका भी आंसर आ गया कितना, पाई/2 से कम, मतलब थीटा जो पाई/2 से कम है, इसका मतलब इस वाले केस में भी इसका जो tan की वैल्यू कितना आ जाएगी, पॉजिटिव, इसका मतलब dy/dx कितना आएगा, उसके लिए आएगा पॉजिटिव, बराबर ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए या फिर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी क्या हो रहा है कि dy/dx एक तो पॉजिटिव है या फिर dy/dx ऐसा है इक्वल्स टू 0 है। अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो कहाँ से कहाँ तक है, इस वाले जगह से लेकर इस वाले जगह तक है, बराबर है क्या। तो इसका मतलब dy/dx एक तो 0 होगा या फिर dy/dx कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों का अगर कंबाइन करके लिखना है तो क्या होगा, ये dy/dx एक तो 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। अगर तुम्हारा कोई भी डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल्स टू 0 दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा या फिर नॉन डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन होगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव को 0 नहीं किया था, क्या यहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो सकता है क्या, मतलब सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव 0 हो सकता है क्या, उसकी बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक बात समझ लो तुम, ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इस ग्राफ की बात करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अगर इसका ग्राफ की बात करोगे ना तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का होगा। और देखा जाए तो ये हर एक वैल्यू जो इस ग्राफ की ये हमेशा हमेशा इंक्रीज हो रही है, बराबर ना। कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं पे भी ये मतलब वैल्यू कितना आ रही है, सेम आ रही है, बराबर ना। तो इसका मतलब अच्छा, यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, यहाँ पे बस थोड़ा सा टर्न मार चुका है ग्राफ, लेकिन ये कैसा है कि हॉरिजॉन्टल नहीं है यहाँ पे, ऐसा मतलब ऐसा कोई कांस्टेंट वाला नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर ये टर्न मार के चला गया, यहाँ पे कोई ये नहीं है। ठीक है। ऐसे पॉइंट को क्या बोला था, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोला जाता है, हम लोग इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये पॉइंट कौन सा है, वैसे इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ये होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, ये होगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ओके, कि क्या होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट के आगे जो बिहेवियर होगा फंक्शन का वो कैसा होना चाहिए, कनक्यू अपवर्ड होगा। तो इस पॉइंट के पीछे कनक्यू डाउनवर्ड होना चाहिए, या फिर उल्टा हो सकता है कि इस पॉइंट से पहले कनक्यू अगर अपवर्ड है तो इस पॉइंट के आगे ये कनक्यू डाउनवर्ड होगा, मतलब इसके आजू बाजू में इसका जो फंक्शन का जो कनक्यूविटी है वो अलग अलग होनी चाहिए तब जाके, और ये दोनों कनक्यूविटी अलग अलग है और उन दो कर्व को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट होता है उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोला जाता है। ये हमको आगे डिटेल में पढ़ना है, इसके लिए अभी सोचो नहीं। ठीक है, बस यहाँ पे ये पॉइंट आ गया इसलिए मैंने इसको बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये कैसा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर। ये कैसा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसके टेंजेंट के स्लोप की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे टेंजेंट कितना है, इसका तो एंगल पाई/2 से कम ही है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे जो टेंजेंट आएगा ना, यहाँ पे इस वाले इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। फिर दोबारा देख लो इसके आगे कैसा है, ये फिर से पाई/2 से कम हो गया। मतलब इस टाइप के ग्राफ में तुम्हारा जो डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा, एक तो आएगा पॉजिटिव या फिर कितना आएगा, 0 भी आएगा। इस वाले में भी 0 भी आएगा। 0 कहाँ पे आ रहा है, बस इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट में आएगा। मतलब इन दोनों को अगर तुम कंबाइन करोगे तो तुम्हारा डेरिवेटिव जो होगा कैसा होगा, dy/dx एक तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल्स टू 0 हो सकता है, बराबर क्या। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी तुम्हारा जो डेरिवेटिव है या फिर डेरिवेटिव की जो कंडीशन है क्या हो सकती है, dy/dx जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो सकता है। और इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी डेरिवेटिव का जो वैल्यू मतलब आंसर आ जाता है, कितना आता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स 0 आता है। ठीक है, तो बात ये आती है कि फिर इसको, अच्छा ये पहले तो मैं क्लियर कर दूं क्या, यहाँ पे कैसा है, ये इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, फिर भी क्या हो रहा है कि इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव 0 आता है। ये हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे, देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, dy/dx कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 टाइम्स ऑफ x²। और ये कहाँ पे 0 हो रहा है, एक्स की वैल्यू 0 पे 0 हो रहा है, इसका मतलब dy/dx 0 हो गया ना, dy/dx 0 हो गया। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोला हमने कि dy/dx हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। और देखो यहाँ पे एक तो 3x² आ गया, मतलब x² है, इसका मतलब x वैल्यू कुछ भी रखो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब dy/dx तो पॉजिटिव है या फिर 0 है। ठीक है, मतलब dy/dx कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो गया ना। सही है, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी dy/dx 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, या फिर सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए या फिर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी dy/dx कितना हो सकता है, ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल 0 हो सकता है।
ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में मतलब अगर हमको ये ग्राफ है या फिर सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमको कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब ये कैसे डिसाइड होगा। तो डिसाइड ये जो जीरो कहाँ पे हो रहा है उस पॉइंट से होगा। डी वाई बाई डी एक्स अगर तुम्हारा जीरो है तो कितने वैल्यूज़ के लिए जीरो है, देख लो कितने वैल्यूज़ के लिए जीरो है। ये किसी सिंगल वैल्यू के लिए जीरो है या फिर किसी इंटरवल के लिए जीरो है। देखो यहाँ पे अगर ये पॉइंट अगर तुम्हारा ये है, ये पॉइंट बी है, तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो जो है ना, ये ए से लेकर बी तक के इस पूरे इंटरवल में है। समझ में बता आपको, डी वाई बाई डी एक्स कैसा है कि इस पूरे इंटरवल में जीरो है। अगर ऐसा कहीं दिख जाता है आपको कि डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो हो रहा है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और कोई डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो हो रहा है और किसी इंटरवल के लिए हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा या फिर सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते हैं, इंटरवल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, एक से ज़्यादा पॉइंट्स, यहाँ पे कितना, एक पॉइंट पे क्या आ गया, फंक्शन कैसा आ गया, जीरो आ गया, और यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट पे आ गया, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। क्यों नहीं बोल सकते, देखो ऐसा हो सकता है कि ये फंक्शन जो है ना, ये ऐसा बना रहे हो ना तुम, ऐसा बना रहे हो, फिर से ऐसा बना सकते हो, ऐसे ना, मतलब ये बहुत सारे इन्फ्लेशन पॉइंट इसमें आ गए, यहाँ पे भी आ गया, फिर एक यहाँ पे आ गया, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, यहाँ पे भी डेरिवेटिव जीरो होगा, तो इसका मतलब इसमें डी वाई बाई डी एक्स तो दो बार जीरो होगा फिर, बराबर कि एक तो यहाँ पे होगा और एक तो यहाँ पे होगा, मतलब एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर होगा और बी के ऊपर होगा। मतलब एक से ज़्यादा बार पॉइंट, ये क्या है, एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव जीरो है या फिर ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन जो पॉइंट है जीरो होने का वो कितने सिंगल सिंगल पॉइंट ही है, यहाँ पे कोई इंटरवल पे जीरो नहीं हो रहा। तो ऐसे वाली सिचुएशन में क्या होगा कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जीरो है किसी इंटरवल के लिए, तो वो फंक्शन सिर्फ क्या होगा, नॉन डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। नॉन डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग, मतलब ऐसा अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है तभी जाके इसका इतने रेंज के लिए इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। सही है। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो हो सकता है तो एक ही पॉइंट पे होगा या फिर हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा। ये दोनों में अंतर है। ओके, समझ में आ रही बात आपको। ओके, तो अब क्या कर लेते हैं, कंडीशन मारते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ठीक है। तो वही, अब जैसे अभी हमने इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बनाया था कंडीशन, वैसे अभी हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन बनाएंगे। ओके, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन तो इस टाइप का होगा, इस टाइप का, बराबर है क्या। अब वही कर लेते हैं। अगर इसका किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का बिहेवियर देखोगे ना, तो देखो ये टेंजेंट है समझ मान लेते हैं, तो इसका जो एंगल बन रहा है एक्स एक्स के साथ, दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ, ये पाई बाय 2 से ज़्यादा है। फिर कहीं पे भी तुम निकालो, यहाँ पे निकाल दिया, तो ये भी देख लो एंगल, यहाँ पे कहीं पे भी निकालो, मतलब कहीं पे भी अगर तुम टेंजेंट ले लोगे इसका, तो इसका जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 90 डिग्री से ज़्यादा ही बनेगा। इसका मतलब जो स्लोप होगा टेंजेंट का इस वाले केस में, बराबर ना, किसी भी जगह पे अगर तुम क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे टेंजेंट का, वो आएगा कितना, हमेशा ही लेस देन जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा लेस देन, क्योंकि जो एंगल बनेगा उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस साथ, वो हमेशा क्या होगा, ऑब्टयूस एंगल होगा। यही तो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ का जो डेफिनेशन है ना, यही है। जब उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, टेंजेंट बना लेते हैं, तो जो टेंजेंट के स्लोप्स जो आएंगे हमेशा लेस देन जीरो आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग होता है, बराबर। और अगर समझो किसी फंक्शन का जो टेंजेंट जो है उसके स्लोप्स जो अगर है वो हमेशा अगर पॉजिटिव आ रहे, तो उसका मतलब वो क्या होना चाहिए, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब तुमको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा फिर अब यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा तुम्हारा इस वाले केस में लेस देन जीरो होगा, बराबर है क्या। तो ये केस, ये कंडीशन हो सकती है तुम्हारी। ओके। अब इसके बाद, अब अगर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, देखो ये कोई ग्राफ है, फिर बाद में समझो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट हो गया, फिर ये हो गया। अब ये कैसा है कि ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर ना, यहाँ से डिक्रीज हो गया, ये यहाँ से कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ से फिर से ये डिक्रीज होने लगा। मतलब यहाँ पे इस ग्राफ में डिक्रीज तो है, डिक्रीज हो रहा है ग्राफ और कांस्टेंट हो रहा है, इंक्रीज कहीं पे भी नहीं हो रहा है, किसी जगह पे भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नॉन इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं, बराबर। ये एक तो ये नॉन इंक्रीजिंग ग्राफ है, या फिर अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, सिर्फ डिक्रीजिंग है। ठीक है। तो क्या कंडीशन होगी फिर, देख लो, इस वाले जगह से लेकर इस वाले जगह तक का
ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा लेस देन जीरो। इस जगह पे डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, इस जगह के डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। इस जगह पे डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, इस जगह पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा फिर से लेस देन जीरो। मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये कांस्टेंट ग्राफ है ना, बराबर, तो इसलिए डी वाई बाई डी कितना आएगा, जीरो आएगा। इस जगह से इस जगह तक लगातार ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, तो इसका डी वाई बाई डी लेस देन जीरो आएगा। और इस जगह से इस जगह तक के लिए डी वाई बाई डी कितना आएगा, दोबारा लेस देन जीरो आएगा। इसका मतलब इस वाले केस में जो तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स होगा, एक तो लेस देन जीरो होगा या फिर इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इक्वल्स टू जीरो है ना, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर इक्वल्स टू जीरो है तो क्या है, वो फॉर इंटरवल के लिए, एक आध वैल्यू के लिए नहीं है, बराबर ना, ये एक दो वैल्यू के लिए नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने वैल्यू के लिए कैसा ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जीरो है, ठीक है। तो यही कंडीशन है, फिर अगर डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा लेस देन और इक्वल जीरो है, डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा लेस देन और इक्वल जीरो है, और अगर इक्वल टू जीरो वाला जो है किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए है, बराबर ना, किसी इंटरवल के लिए डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो होता है, तो उस टाइप का जो ग्राफ होता है ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है या फिर नॉन इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है। इस ऊपर वाले केस में भी डेरिवेटिव तुम्हारी जीरो हो सकती है यहाँ पे, जैसे हमने ऊपर वाले में देखा था। यहाँ पे कैसे हो सकता है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब का लिख लेते हैं ग्राफ, तो क्या ये ग्राफ कैसे होगा, इस टाइप का होगा तुम्हारा ग्राफ ये। और इस जगह पे तुम्हारा क्या है कि डेरिवेटिव जीरो भी होगा। ये कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिख रहा है तुमको, ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिख रहा है। और कहीं पे भी तुम टेंजेंट निकालोगे तो कितना आएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर निकाल रहे हो तुम, तो इतने पोर्शन के लिए तुम्हारा जो डी वाई बाई डी एक्स है ये हर एक वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से लेस देन घटते जा रही है, मतलब ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। और कहीं पे भी अगर तुम टेंजेंट निकालोगे तो इसका जो स्लोप आएगा कितना आएगा, लेस देन जीरो आएगा। मतलब इस वाली जगह से इस वाली जगह तक तुम्हारा डेरिवेटिव कैसा है, लेस देन जीरो ही है। और इस जगह से लेकर इस जगह तक फिर से कैसा है तुम्हारा जो ग्राफ है, वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से भी तुम्हारा जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो लेस देन जीरो होगा। बस इस पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर तुम्हारा जो टेंजेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, इसी एक ही पॉइंट के लिए ऐसा होगा, ठीक है। और इस जगह पे तुम्हारा जो डेरिवेटिव है कितना है, जीरो आएगा। और ये किसके लिए आएगा, फॉर अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट के लिए आएगा, इंटरवल के लिए नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है कि तुम्हारा जो डेरिवेटिव है जीरो तो है लेकिन किसी सिंगल पॉइंट के लिए है, मतलब इन गैप गैप के बाद, मतलब एक आध पॉइंट के बाद जीरो है, बाद में लेस देन जीरो हो गया, फिर एक आध पॉइंट के लिए जीरो हो गया, फिर बाद में लेस देन जीरो हो गया, फिर एक आध पॉइंट के लिए जीरो हो गया, मतलब ऐसा कंटिन्यूस इंटरवल में तुम्हारा ये डी वाई बाई डी जीरो नहीं है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है और बाद में फिर से डिक्रीज कर रहा है, फिर बाद में पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे जीरो हो गया, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे वाले केस में क्या होगा कि तुम्हारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और ऐसे वाले केस में अगर समझो तुम्हारा डेरिवेटिव जो है किसी सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए, लगातार सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए अगर जीरो हो जाता है, तो उस वाले केस में ये फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग टाइप का होगा या फिर नॉन इंक्रीजिंग होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को सभी ये चीज़ें जो बोला है मैंने। फाइनली हम लोग क्या बोल देते हैं, अगर तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है, और अगर डी वाई बाई डी एक्स ये कैसा है कि इक्वल्स टू जीरो है, किसके लिए, फॉर सिंगल सिंगल वैल्यूज़, बराबर ना, सिंगल सिंगल वैल्यूज़, डिस्क्रीट वैल्यूज़ पे, बराबर ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, बराबर है क्या। और सेम अगर डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा कैसा है, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो है, और डी वाई बाई डी एक्स कैसा है, फिर से इक्वल जीरो है, और ये भी कैसा है, सिंगल सिंगल वैल्यू पे है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, तुम्हारा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, बराबर है क्या। ये डी वाई बाई डी एक्स जीरो क्यों होता है, क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर जो है, कन्केविटी चेंज हो रही है, इसलिए उसके वहाँ पे डेरिवेटिव उसका जीरो हो जाता है, बाकी बिहेवियर डिक्रीजिंग का डिक्रीजिंग ही रहेगा। सही सही है, ओके। और अगर समझो मान लेते तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स ऐसा है ग्रेटर देन जीरो या फिर इक्वल जीरो था, और डी वाई बाई डी एक्स अगर तुम्हारा कैसा इक्वल जीरो है फॉर फॉर इंटरवल, ये पूरे इंटरवल के लिए अगर ऐसी बात हो रही है, तो जो फंक्शन होगा इसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग टाइप का, बराबर है क्या। इसका मतलब बीच में कहीं कांस्टेंट भी हो रहा होगा, ये जितने इंटरवल के लिए डेरिवेटिव जीरो है उतने इंटरवल के लिए फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ऐसे वाले फंक्शन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, नॉन डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन बोला जाता है, सही है, ओके। वैसे अभी डिक्रीजिंग में भी ऐसा होगा, डी वाई बाई डी एक्स
लेस देन और इक्वल जीरो होगा तो अगर तुम्हारा dy बाई डी एक्स कैसा है, इक्वल जीरो है फॉर इंटरवल के लिए, तो ये क्या होना चाहिए कि डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन होगा। ठीक है। अच्छा एक और केस, अगर समझो तुमको ये इक्वल्स टू वाला दिया ही नहीं, सीधा से तुमको क्या दे दिया कि बोला कि डी वाई बाई डी एक्स है ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा और क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बराबर है क्या? इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब हर एक वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से बड़ी बड़ी होगी, मतलब ये वन वन टाइप का भी फंक्शन होगा, मतलब ये इन्वर्टिबल फंक्शन भी होगा। अगर कहीं बोला गया ना कि इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब कितना था, वन वन होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, मतलब एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी वन वन होते हैं या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भी वन वन होता है। बराबर ना? तो ये लेस देन जीरो वाला भी केस चलेगा। ठीक है। अगर डी वाई बाई डी स्क्वायर सिर्फ लेस देन जीरो बोला गया तो ये क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। बराबर ना? और ये भी वन वन टाइप के होता है। ठीक है। अच्छा बहुत बार तो ऐसा होता है कि डी वाई बाई डी एक्स अगर अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, ये बराबर है, लेकिन इक्वल्स टू जीरो भी हो सकता है, और किसी और ये जीरो कहाँ पे होना चाहिए, पूरे पूरे वैल्यू पे नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरवल पे नहीं होना चाहिए, किसी सिंगल सिंगल वैल्यू पे होना चाहिए। ठीक है। काफ़ी इतना। अब उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है। ओके, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग फॉर द गिवन इंटरवल्स। इसके जो इंटरवल दे दिया है उसके अंदर ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सीधी सी बात है, दो मेथड है अपने पास, एक तो x1 x2 ऐसे वेरिएबल लेके आएंगे, ऐसे दो वेरिएबल हम लोग डिफाइन करेंगे, और हम पहले से इसके बीच में रिलेशन लेके आएंगे कि अगर x1 लेस देन होता है x2 से, तो जो हम इसको फंक्शन लगाएंगे f ऑफ x1 और इसको लगाएंगे f ऑफ x2, तो क्या होना चाहिए कि जिसमें वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा थी उसमें फंक्शन वैल्यू भी ज़्यादा आना चाहिए। अगर एक तो तुम ये प्रूफ करो या फिर अभी हमने जो डेरिवेटिव बोला था वो वाला करो, जो भी आपको इजी लग रहा है वो करो। ये थोड़ा सा मुश्किल है, बोर्ड में शायद आपने यही करते होंगे। ठीक है, या फिर इसकी प्रैक्टिस हो भी चुकी होगी या नहीं भी हुई तो मुझे कुछ लेना देना नहीं उसके बारे में, हम तो डेरिवेटिव वाली मेथड से जाएंगे। ठीक है, उससे इजीली आंसर आ जाएगा। हाँ, जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उसके लिए हम लोग ग्राफ का सहारा ले लेंगे और उधर से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, मतलब x1 x2 की तो बस ऐसी बातें ही है, इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बेकार का हम लोग फंसेंगे फिर इसको यूज़ करके। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल देंगे, पहले पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है मुझे, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स होगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है, ये अगर क्या होता है कि अगर ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो ये आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, और अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आना चाहिए, इंटरवल पे नहीं आना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? ओके, एक्स कितना है तुम्हारे पास, एक्स है आर प्लस। ठीक है, अगर आई एक्स अगर आर प्लस है, मतलब आर प्लस मतलब कितना होता है, पहले ये डिसाइड करो तुम। आर प्लस मतलब कितना होता है, देखो ये नंबर लाइन है तुम्हारी, ये जीरो है, और ये कितना है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी। आर प्लस मतलब क्या कि रियल नंबर तो है लेकिन सिर्फ प्लस नंबर्स। प्लस नंबर मतलब ये जीरो को तुमको छोड़ना पड़ेगा, ये जीरो को छोड़ के बाकी इसके सामने जो भी नंबर है सारे आर प्लस गिना जाता है। ठीक है, ये होते हैं आर प्लस। बराबर है क्या? तो इसका मतलब जो ये जो एक्स मिनिमम तुम्हारा कितना होगा, वो होगा जीरो प्लस। ठीक है, तो तुम्हारा जीरो प्लस पे कॉस एक्स का ग्राफ कैसा है, मतलब ई रेस टू एक्स कैसा होगा, ई रेस टू एक्स तो होगा ये वाला ग्राफ। बराबर ना, ई रेस टू एक्स का ग्राफ तो ये होगा, मतलब तुम्हारा जीरो प्लस पे जो वैल्यू आएगा ना, ये वैल्यू जीरो पे कितना आ जाती है, वन आ जाती है। बराबर क्या? और जीरो प्लस पे जो वैल्यू आएगी कम से कम वन से ज़्यादा आएगी, मतलब ई रेस टू एक्स जो होगा एट जीरो प्लस, एट जीरो प्लस पे कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा वन से थोड़ा ज़्यादा। ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर ये बात समझ में आई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, मतलब जो है ई रेस टू एक्स जो होगा वो कितना है, ये वन से ज़्यादा है। ई रेस टू एक्स जो है वो कितना होगा, आर प्लस पे वन से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये वन से ज़्यादा अभी वैल्यू है। अब कॉस एक्स वैल्यू कितना होगी बोलो, कॉस एक्स की वैल्यू जो आर प्लस पे होती है माइनस वन से प्लस वन के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये वैल्यू वन से ज़्यादा है, ये अगर वैल्यू वन से ज़्यादा है तो अगर मिनिमम भी वैल्यू इसकी गिना जाए कितना आएगा, वन प्लस माइनस वन कितना आएगा, जीरो प्लस आएगा। बराबर है क्या? और वन प्लस प्लस वन कितना आएगा, ये तो टू प्लस आ जाएगा। मतलब इसका मिनिमम जो वैल्यू आएगा एफ डैश ऑफ एक्स का वो कितना आएगा, जीरो प्लस आएगा। इसका मतलब तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स जो है कभी भी जीरो नहीं है, ये कितना है, हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो है। समझ में आ रही बात क्या, बात आपको कैसे जीरो है, क्योंकि इसका जो मिनिमम वैल्यू कितना है, वन प्लस है। ठीक है, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, माइनस वन है, तो वन प्लस माइनस वन कितना आएगा, जीरो प्लस आएगा, यही तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा।
अब इससे कोई मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी इसकी, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो गया, ग्रेटर देन जीरो। तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये किसी कंडीशन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकेंड वाले को देख लेते हैं। सेकेंड में क्या दिया है, सेकेंड में दे दिया है वाई इक्वल्स टू बोलो या फिर एफ एक्स बोल दो, एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे साइन एक्स दे दिया और प्लस टेन एक्स दे दिया और माइनस टू, एक्स भी है क्या, ओके। और एक्स बिलोंग्स टू कितना है, जीरो से पाई बाय टू के बीच में है। ठीक है, अब ये भी फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, ये हमको प्रूफ करना है। मतलब इंक्रीजिंग तो है, इसने बोल दिया, हमको सिर्फ बात प्रूफ कर देना है कि ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो तुमने क्या किया कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया है, क्योंकि दो वेरिएबल से कंपेयर करना वो उतना ईजी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आएगा, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स होता है। फिर tan एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक का स्क्वायर एक्स होता है। फिर माइनस हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव माइनस टू। सही है, ये होगा इसका पूरा। और x कितना है, जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में है। ठीक है, ये वाला है। अब देख लेते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, कितना वैल्यू आएगा, तो cos एक्स प्लस सेक का स्क्वायर एक्स माइनस टू है। ठीक है, अब ये अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो बात तो वही बन जाएगी। ठीक है, ओके। तो कैसे करेंगे, cos एक्स माइनस सेक का स्क्वायर माइनस वन। ठीक, तो वन प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर होता है शायद, वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक का स्क्वायर एक्स। चलो ऐसा भी देख लेते हैं ना, ये वैल्यू ही देखना है ना आपको। तो cos एक्स का जो ग्राफ होगा जीरो से पाई बाय टू के बीच में कुछ इस टाइप का होगा, जीरो पे आएगा वन और पाई बाय टू पे आएगा जीरो। लेकिन यहाँ पे जीरो को ओपन लिखा है, मतलब कम से कम इसकी वैल्यू वन से कम आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी वन से कम आएगी। ठीक है, ओके। अब सेक का स्क्वायर एक्स का ग्राफ, सेक एक्स का पहले ग्राफ निकाल दो, क्या होता है, सेक एक्स का ग्राफ होता है वन से आगे बढ़ेगा ये। ठीक है, वन से आगे बढ़ेगा, जीरो पे कितना आएगा, वन आएगा। और यहाँ पे कितना आना चाहिए, पाई बाय टू पे कितना आएगा, वो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, और ये किसका है, ये है, मतलब सिर्फ मैंने जीरो से पाई बाय टू के बीच में देखा, ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल्स टू सेक एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब अगर देखा जाए इसका स्क्वायर करना है मुझे, तो क्या होगा, वन का स्क्वायर तो वन आएगा। ठीक है, लेकिन वन के बाद में जो नंबर है ना, सो मान लेते हैं 1.1 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1.21 आएगा। मतलब ये जो इसके बाद वाला पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, इसके बाद थोड़ा ऊपर है, मतलब ये थोड़ा सा इसके स्लाइटली ऊपर जाएगा, ये मतलब इस ग्राफ के ऊपर रहेगा एक सेक का स्क्वायर एक्स। सही है क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ था ना, ये वाला जो नंबर है, इसके साथ किसको ऐड करना है, ये वाला नंबर ऐड कर देना है। तो ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर देखा जाए तो ये टू प्लस के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा टू प्लस के, बोलो क्यों होगा, चलो देख लेते हैं। इस चीज़ को सेक का स्क्वायर है ना, इसको सेक एक्स इंटू सेक एक्स भी तो लिख सकते थे। ठीक है, तो ये जो क्वास का जो थोड़ा सा बहुत कम हो चुका है ना, वो तो एक ही सेक के बराबर ही है, ये एक सेक के बराबर ही है, जितना कम हुआ था उतना ये कवर कर लेगा। बाकी जो दूसरा एक सेक था उससे तो ज़्यादा ही होगा ना अमाउंट, तो इसलिए इन दोनों का जो अमाउंट है टू से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और माइनस हो जाएगा टू, तो कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखूँ ना, तो ये वन होगा और ये वन होगा, तो ये वन प्लस वन टू होगा। मतलब एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे कैसे दोनों इक्वल है, और जैसे जीरो के आगे जाएंगे तो ये वैल्यू कैसी होगी, बढ़ती जाएगी। जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में क्या होगा, ये वैल्यू जो है टू से ज़्यादा होगा, जीरो पे दो के बराबर है, जीरो से ज़्यादा के लिए दो से ज़्यादा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कितना आएगा कि एफ डैश ऑफ एक्स कैसा है इस वाले केस में, यहाँ पे भी जीरो तो है नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा है तुम्हारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं, आगे चल के हम लोग तो डायरेक्ट ये प्रूफ ही करेंगे। ये जो है ना तरीका, ये हम लोग डायरेक्ट प्रूफ ही करेंगे, इसका आंसर टू से ज़्यादा ही आएगा। उसके लिए थोड़ा सा और भी हमको पढ़ना पड़ेगा, इनइक्वालिटी वगैरह, तो और आगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है ना, क्या है कि cos एक्स प्लस सेक का स्क्वायर एक्स की वैल्यू जीरो पे, इसका वैल्यू टू आएगा, लेकिन एक्स की वैल्यू टू से ज़्यादा जीरो से ज़्यादा जाना है। ये जीरो से ज़्यादा अगर जाना है तो ये तो जितना कम हो रहा है उससे ज़्यादा कई गुना ये ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब इसका अमाउंट जो है ज़्यादा है इसके डिक्रीज़ होने से, पर ये जितना कम हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये प्लस ये कितना होगा, टू प्लस होगा, माइनस टू होगा इसे। सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स है जीरो से पाई बाय टू के बीच में, थर्ड वाला प्रॉब्लम, सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स। ठीक, ओके।
अब इसके बाद सेक एक्स सेकेंड थर्ड वाला ना, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये होगा सेक एक्स माइनस हो जाएगा कोसेक एक्स, और एक्स की वैल्यू कितना है, 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में है। सही है। अब क्या करोगे, फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, ये होगा सेक एक्स इंटू होगा टेन एक्स। सही है। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू होता है कॉट एक्स, बराबर है क्या इतना, ये होगा तुम्हारा डेरिवेटिव। और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। अगर तुमको लिखना ही है तो साइन और कॉस में लिख दो। तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा, कॉस का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे आएगा प्लस, ऊपर कितना आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा कितना, साइन का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये 0 से पाई बाय 2 की बात चल रही है, तो साइन एक्स कैसा होगा इसमें, साइन एक्स तो भैया ये होगा। ठीक है ना, मतलब इतना 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में इतना होगा। और कॉस एक्स कितना होगा, कॉस एक्स हो जाएगा इतना। ठीक है। ये होगा 0 और ये होगा पाई बाय 2। अब देखो ये भी साइन एक्स भी पॉजिटिव है, ये कॉस एक्स भी पॉजिटिव है, तो ये 0 आने का चांस ही नहीं है ना। देखो एक्स वैल्यू 0 पे, ये 0 को तो छोड़ ही देना है वैसे भी, तो एक्स वैल्यू 0 पे कितना होगा, ये होगा साइन एक्स भी पॉजिटिव, ये कॉस एक्स भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पाई बाय 2 पे ही पॉजिटिव दिख रहा है, तो सारी क्वांटिटी पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो ये कभी 0 तो होने का चांस है ही नहीं। तो ये तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, और 0 भी नहीं होगा। 0 तो कब हो जाता है, चलो एक्स वैल्यू 0 होती तो शायद ये 0 एक जगह पे 0 हो जाता है। ठीक है। या फिर पाई बाय 2 पे एक बार ये 0 होगा, बाद में तो कहीं बीच में 0 है ही नहीं, कोई भी पार्ट 0 नहीं है। ठीक है। और 0 और पाई बाय 2 को दोनों को भी उसने इग्नोर कर दिया है, ओपन कर दिया, तो ये बीच में तो कौन सा भी नंबर 0 होने का चांस नहीं है। ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इसमें भी कितना हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, मतलब ये भी कैसा फंक्शन है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, समझ में आ रही बात आपको, इतना ईजी है चेक करना इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 1 से लेकर 2 के बीच में। ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ आपको अगर मालूम है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इस टाइप का ग्राफ बन जाता है, बराबर ना। इसका वर्टेक्स इधर इधर हो सकता है, डिपेंड करेगा के ऊपर, के की वैल्यू कितना है उसके ऊपर ये वर्टेक्स डिपेंड करेगा। लेकिन इसका जो जनरल बिहेवियर है कुछ इस टाइप का रहेगा। मैंने इसलिए बना दिया कि ये ग्राफ जो है ना, इन नेचर कैसा है, ये दोनों भी है, मतलब नॉन मोनोटोनिक ग्राफ है ये। इधर से यहाँ तक वर्टेक्स तक कैसा है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, वर्टेक्स से लेकर आगे इंक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है। तो इसका मतलब पहले तो ये फंक्शन जो है नॉन मोनोटोनिक है, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला कि इसको तुमको करना क्या है कि इंक्रीजिंग तो करना ही है किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो इसको तो इंक्रीजिंग करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर, किसकी कुर्बानी देना पड़ेगा, एक्स की। एक्स को तुमको लिमिटेशन लगाना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है एक्स, मतलब एक x1 यहाँ पे है, और तुम्हारा x2 अगर यहाँ पे है, तो इतने इंटरवल की बारे में बात करते हैं, तो देखो ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है ना, बराबर। तो इसका मतलब x1 x2 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया फिर ये। ठीक है। तो ऐसे तुमको क्या करना है कि इंक्रीजिंग करना है, इंक्रीजिंग करना है, तो उसमें x1 मतलब इसका जो इंटरवल है उसके ऊपर पाबंदी लगाना पड़ेगा। और उन्होंने साफ साफ बोला कि उसको जो इंक्रीजिंग बनाना है बस 1 से लेकर 2 के बीच में ही बनाना है, बाकी उसको कुछ लेना देना नहीं है। बाकी कुछ भी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको, बस उसको 1 से लेकर 2 के बीच में इंक्रीजिंग होते हुए देखना है। सही है। तो ये तो डायरेक्ट ग्राफ से ही बना सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। ग्राफ मतलब डेरिवेटिव भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ग्राफ से निकालने की कोशिश कर लेता हूँ पहले, अगर ज़रूरत पड़ती तो फिर डेरिवेटिव वगैरह देख लेंगे। ठीक है। ओके। अब क्या होगा, ये ग्राफ है, किसका ग्राफ बनाना है तुमको, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस के टाइम्स ऑफ एक्स प्लस होगा 1, इसका ग्राफ निकालना है। और आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि ये जो ग्राफ है वो पास करेगा y के 1 से, नहीं कांस्टेंट कितना है 1 है इसलिए, और 1 इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो इसका लिए ग्राफ भी ऊपर ओपन होगा। ठीक है। अच्छा इसका वर्टेक्स कितना है देख लो, इसका वर्टेक्स कितना है, इसका वर्टेक्स है माइनस बी बाई टू, ये मतलब हो जाएगा माइनस के बाई टू। और डी कितना, माइनस कितना होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो माइनस डी बाई फोर है, ऐसा कुछ होगा ना। तो वो कितना आएगा, ये आएगा के स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 4 डिवाइड बाई क्या होगा, पता नहीं ऐसा कुछ आएगा ना ये।
ठीक है, मतलब ऐसा कुछ आएगा। ओके, तो मतलब ये दोनों में पे भी के आ रहा है, तो इसलिए इसका फिर ये आएगा। चलो 1 एंड 2 कहाँ पे पहले देख लो। ये तुम्हारा 1 यहाँ पे रहा और ये 2 यहाँ पे रहा। ठीक है, अब तुम्हारा फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, फंक्शन अगर तुम्हारा इंक्रीजिंग है, तो कम से कम तुम्हारा जो वर्टेक्स आना चाहिए ना, कम से कम वर्टेक्स कहाँ पे आना चाहिए तुम्हारा, इस जगह पे आना चाहिए, 1 पे आना चाहिए। तब जाके तुम्हारा क्या होगा, ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा और ये इसके आगे वाला पोर्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा। सही है, ये ग्राफ में फंक्शन जो है तुम्हारा इंक्रीजिंग है, बराबर है क्या। अगर तुम्हारा ये जो पार्ट है, ये जो वर्टेक्स है, अगर 1 से आगे मूव होता है, 1 से अगर आगे जाता है, मतलब ये मैं दूसरे पेन से ग्राफ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब पॉइंट तो तुम्हारा यहाँ से पास करेगा और तुम्हारा अगर वर्टेक्स यहाँ पे कहीं आ गया, समझिए यहाँ पे, तो देख लो इससे पहले ग्राफ कैसा तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है यहाँ तक, फिर बाद में इंक्रीज हो गया। तो 1 से लेकर 2 के बीच में इंक्रीजिंग नहीं हुआ ये। ठीक है, तो इसका मतलब वर्टेक्स जो है तुम्हारा कम से कम यहाँ पे होना चाहिए, या फिर वर्टेक्स इधर भी चलेगा तुम्हारा, इस साइड पे कहीं पे भी चलेगा। देखो यहाँ पे अगर मैंने वर्टेक्स ले लिया, तो ऐसा ले लिया ग्राफ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी तो ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग ही है ना। यहाँ पे अगर वर्टेक्स आ जाता है तो तुम्हारा यहीं से तुम्हारा ग्राफ का क्या हो गया कि इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो गया। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि तुम्हारा जो वर्टेक्स आना चाहिए वो 1 से पहले आना चाहिए। इस ग्राफ का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है बोलो इसका, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वर्टेक्स का, -b/2a, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का, बराबर ना। तो माइनस का माइनस, यहाँ पे b कितना है, k है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है, 1 है। तो तुम्हारा ये क्या हो गया कि -k/2, ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का। और ये जो वैल्यू होना चाहिए, ये वैल्यू कितना होना चाहिए, इस 1 से पहले होना चाहिए। समझ पा रहे हो वैल्यू को, मतलब जो कंसेप्ट है उसको समझ पा रहे हो क्या। अगर ये जो वैल्यू है -b/2a, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -b/2a -t/4a, ऐसा होता है ना। ठीक है, अगर ये पॉइंट, अगर ये जो पॉइंट है इससे अगर 1 से अगर आगे निकल गया, 1 से अगर आगे निकल गया, तो फिर यहाँ पे दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, अगर ये पॉइंट अगर समझो यहाँ पे आती है, तो क्या होगा कि ये इस 1 से लेकर इस पॉइंट तक ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, ऐसा होगा ना। ये मतलब ये ग्राफ ऐसा होगा, तो ये अगर तुम्हारा वर्टेक्स यहाँ पे होगा, तो इस 1 से लेकर यहाँ तक तो ग्राफ इन डिक्रीज हो गया, और इसके सामने वो इंक्रीज होने लगेगा। सही है, तो ये गलत होगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, तुम्हारा वर्टेक्स जो है कम से कम 1 पे होना चाहिए, या फिर इससे पहले चलेगा, बराबर। तो -k/2 ये होना चाहिए 1 से कम या फिर इक्वल्स टू 1। ये बात समझ में आ रही है, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो k की वैल्यू कितना हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। सही है, ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये के की वैल्यू कितना होना चाहिए, -2 से ज़्यादा होना चाहिए, फिर उसके बराबर होना चाहिए। तब जाके क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा 1 से लेकर 2 के बीच में। किसी को अगर ये ग्राफ पसंद नहीं है, तो उसके लिए डेरिवेटिव से भी हम लोग जा सकते हैं। तो डेरिवेटिव से कैसे जाना है, उसके लिए मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो स्टेटमेंट क्या था वो लिख लेता हूँ मैं। f(x) इक्वल्स टू कितना था यहाँ पे, x² + kx+1, ये था तुम्हारा फंक्शन। और क्या करना था कि तुमको x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में, इसके बीच में इसको क्या करना था कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो तुमको k की वैल्यू निकालना था। ठीक है, और तुमको मालूम है कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक तो 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। अगर 0 हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे होगा, सेट ऑफ वैल्यू के लिए या फिर इंटरवल के लिए नहीं होना चाहिए। सही है इतना, ओके। तो क्या कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर लिया तो f(x) आ गया, और इक्वल्स टू कितना आ गया, 2x प्लस आ गया k। सही है, अब तुम्हारे पास क्या कंडीशन है कि f(x) जो होना चाहिए तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सही है, तो इसका मतलब तुम्हारा ये हुआ कि 2x प्लस के, 2x प्लस के, इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब k की वैल्यू तुमको निकालना, तो k की वैल्यू कितना हो जाएगी, -2x से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो k की वैल्यू कितना होना चाहिए, -2x से ज़्यादा होना चाहिए, और x कितना है तुम्हारे पास, 1 से लेकर 2 के बीच में है। ठीक है, अगर तुम्हारा x -2x से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब k का मतलब -2x का जो मिनिमम वैल्यू है, अगर उससे अगर k ज़्यादा होगा ना, तो उसका आंसर निकल जाएगा ना। k की वैल्यू कितना होना चाहिए, -2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो बस इसका जो मिनिमम वैल्यू है, उससे अगर ये ज़्यादा होगा तो ये क्या हमेशा बड़ा होगा ना।
समझ में आ रही बात आपको? इसका मतलब क्या करना पड़ेगा तुमको, एक्स की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो के की वैल्यू कितना आ जाएगी फिर, ये हो जाएगी -2 से ज़्यादा। अब के की वैल्यू -2 से अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो ये हमेशा क्या होएगा कि 2x प्लस की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 आएगी। समझ में आ रही बात आपको? कैसे? देखो, अगर ये समझ में आ रहा है तो यहाँ से देख लेते हैं। एक्स कितना है तुम्हारा, 1 से लेकर 2 के बीच में है, तो 2x कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 2 से लेकर 4 के बीच में। ठीक है, तो इसमें 2 से लेकर 4 तक के बीच में हमको क्या करना है कि 2 से लेकर 4 तक के बीच में के ऐड करना है, और इन दोनों का जो आंसर है कितना आना चाहिए, माइनस ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो के की वैल्यू क्या रखे हम लोग, तो तो ये गारंटी ले सकता है कि इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आ जाए। बराबर है क्या? तो के की वैल्यू अगर मैं इनिशियली -2 रखूँ तो -2 + 2 0 हो जाएगा। सही है, तो ये 0 आ गया। अब के की वैल्यू अगर -2 से ज़्यादा रख देते हैं हम लोग, 0 रख देते हैं, तो 2 से लेकर 4 तक के आंसर 0 में ऐड कर लेते, 2 से लेकर 4 तक पॉजिटिव तो आ ही गया ना। बराबर क्या? तो इसका मतलब 2 + 4 के नंबर में क्या नंबर ऐड करें तो इसका आंसर 0 से ज़्यादा आएगा, ये अगर देखना है तो के का मिनिमम वैल्यू जो होगा, के का मिनिमम जो वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए, के का मिनिमम वैल्यू होगा -2। बराबर, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में होना चाहिए। तब देखिए -2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई भी नंबर यहाँ पे रखोगे और 2 से लेकर 4 के बीच में अगर तुम लोग इसमें ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, हमेशा इसका ग्रेटर देन 0 आंसर आएगा। सही है, तो बस के की वैल्यू कितना आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 -2 आ जाएगी। के की वैल्यू -2 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके इसका आंसर कितना आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। सही है, समझ मेरी बात आपको? एक तो तुम ये करो, लेकिन ये वाला काम जो है ना बहुत बेस्ट है वैसे, ग्राफ वाला, क्योंकि इधर से बहुत सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।